हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पीजीटी फिजिक्स 2025 का जो एचटेट का पेपर था, उसका फिजिक्स का जो पोर्शन है वो कंटिन्यूस किया जा रहा है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 121 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके। बिल्कुल ब्रीफली हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया है। फॉर्मूला कंसेप्ट ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी भी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दिस। ये कह रहा है अभी जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू गिवन है हमें पर डे। इट्स हाफ लाइफ पीरियड डेज में निकालना है, एवरेज लाइफ पीरियड वो भी डेज में निकालना है। ये कह रहे हैं अभी लैम्डा की वैल्यू गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ पीरियड निकालो। तो सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है जो 12th यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में से ले रखा है ये, न्यूक्लियाई जो अपना चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.00231 पर डे गिवन है। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला देखो क्या होता है। तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला होता है log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा क्या, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अभी। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा रख दो 0.0231। इसको जब कट करेंगे तो 233 पे जाएगा, ऊपर कितनी बच गई 3 2 5 3 2 2 जीरो बच गई हुई, डेज आ गया। ठीक है, 300 डेज आया। दूसरा इसने बोलना कि एवरेज लाइफ पीरियड निकालो। तो एवरेज लाइफ पीरियड होता है, टो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रेसिप्रोकल होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो 1/0.00231 इसको कट करेंगे तो ये आएगा 432.9 डेज। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था भाई एटम न्यूक्लियर चैप्टर से, जो हाफ लाइफ थ्योरी सभी ने पढ़ रखी होगी कि ऐसा टाइम जिस पे हाफ डिके हो चुके होंगे एटम। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log 2 बाई लैम्डा। और जो अपना एवरेज लाइफ टाइम है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब लैम्डा के। तो सीधा फॉर्मूला रखते ही ये क्वेश्चन हमारा जो है सोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, अभी मैच करना है विजिबल लाइट, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। तो एक बार मैच से पहले मैं इनके बारे में बता देती हूँ। देखो विजिबल लाइट होती है जो आंखों से मतलब देखी जा सकती है, विजिबल हो। तो एटम में जो होता है न्यूक्लियस बाहर, एटम के ऑर्बिट होते हैं। तो जो जो ऑर्बिट का ये नंबरिंग बढ़ती है तो एनर्जी जो है डिक्रीज होती चली जाती है। मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता देती हूँ, बिल्कुल इजी वे में मैच हो जाएंगे फिर। तो बाहर की एनर्जी कम है, जब बाहर अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जब बाहर की कम एनर्जी, बाहर आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो वहाँ पे तो निकलती है वो लाइट, विजिबल लाइट होती है। ठीक है, कम एनर्जी की। जब इनर जो इसके ऑर्बिट हैं वहाँ एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ लॉन्ग जंप इलेक्ट्रॉन करते हैं, वहाँ यूवी रेडिएशन निकलती है हाई एनर्जी की। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क समझो, ये आउटर ऑर्बिट में होता है, ये इनर ऑर्बिट में, दोनों में बस यही डिफरेंस है। ठीक है, फिर इसने बताया रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, वो आगे पीछे मतलब एक्सेलेट डी एक्सेलेट होना। ठीक है, उस टाइम रेडियो वेव निकलती हैं। और एक दे रखिए इंफ्रारेड, इनको हीट वेव भी बोलते हैं। तो ये कहाँ होती है इंफ्रारेड, कहाँ निकलती हैं रेज, तो ये निकलती हैं भी जब जो एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से या उनको हीट मिलेगी, वाइब्रेशन होगा तो हीट एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। तो देखो कैसे मैच होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया भी, दोनों में डिफरेंस भी। विजिबल लाइट देखो आउटर में मिलेगा ना, तो कौन सा हुआ ये विजिबल का, हीरा। इलेक्ट्रॉन इन द एटम इमिट लाइट, इमिट करे लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, यूवी की देखो, यूवी का ये रहा इनर सेल, ये आउटर सेल का, ये इनर सेल का। इनर सेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये इनर सेल का होता है, विजिबल लाइट आउटर सेल का होता है। मैच हो गए दो। रेडियो वेव मैंने बताया, रेडियो वेव का कहाँ है, ये रहा रैपिड एक्सेलेरेशन एंड डी एक्सेलेरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। ठीक है, तो रेडियो वेव एक्सेलेट करे, डी एक्सेलेट करे इलेक्ट्रॉन, तब निकलते हैं रेडियो वेव। और इंफ्रारेड का एरिया वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स।
वाइब्रेट करे, हीट वेव भी बोलते हैं इंफ्रारेड को। तो सिंपल तरीके से हमने मैच कर लिया बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, ठीक है। क्योंकि देखो फिजिक्स है भाई, कंसेप्ट रट्टाफिकेशन फिजिक्स में चलता ही नहीं। ये नहीं कि हम सिर्फ रट के चीज़ों को सोल्व कर सकें, तो कंसेप्ट पे काम करती है फिजिक्स। और एक एक बुक में मैंने ये क्वेश्चंस मैच किए भाई। आपको अगर बुक पता करनी है, बुक्स पढ़नी है भाई, खुद उस टाइप के हज़ारों क्वेश्चन और लगा सको, तो आप कमेंट में बुक्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वोल्टेज सप्लाई टू सर्किट इज गिवन बाई, वोल्टेज दे रखी 124 का क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू दे रखा भाई V नोट टी की पावर 3/2, टी इज टाइम पीरियड सेकंड में दे रखा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फॉर द पीरियड टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये कह रहा है भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है हमें, टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक। समझो एक बार, RMS रूट M से बनता है यहाँ पे मीन, S से बनता है यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ चलेंगे। फिर बोल रही हूँ मैं, रटना नहीं है। देखो रूट मीन स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर करो, मीन निकालो और रूट कर दो, किसका, इसका वोल्टेज का। किस टाइम पीरियड तक, 0 से टी इज इक्वल टू 0 से लेके 1 सेकेंड तक। तो पहले देखो कैसे लिखेंगे इसका, मीन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, रूट। ये निकालना है बस हमें, ठीक है। तो पहले मीन निकाल लो। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला यहाँ लिख देती हूँ मैं, एवरेज भी बोलते हैं या फिर मीन बोल लो। ये होता है, लिमिट दे रखी 0 से 1 टाइम पीरियड, और स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, ये बन जाएगा V नोट स्क्वायर टी की पावर 3/2 है, स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, टी की पावर बच गया अपने पास 3, और dt इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1, और नीचे आएगा भाई 0 to 1 dt का t का 1 रखेंगे, 1 - 1 ये, तो इसकी वैल्यू तो हमें 1 मिलेगी, ठीक है। ऊपर वालों का करो बस इंटीग्रेशन। तो देखो V नोट स्क्वायर टी की पावर 4/4, 0 से रख देंगे 1, यहाँ 1 रखेंगे, ये मिला हमें रिजल्ट V नोट स्क्वायर बाई 4, इक्वेशन नंबर 1। देखो सिंपल हमने क्या किया, स्क्वायर करके जो V दे रखा उसका, और हमने मीन का फॉर्मूला लगाया। अब कहाँ पुट करना है, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला हमने पुट किया है, तो यहाँ पे पुट कर दो, कितना रिजल्ट आया हमारा, V नोट स्क्वायर बाई 4, और इसका कर दो स्क्वायर रूट, ये निकला V नोट, 4 का होता है 2, और ये देखो आंसर तक आ गया हमारा। सिंपल हमने क्या किया, रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर करो, मीन निकालो, रूट कर दो, बस। किसका, जो डाटा गिवन है, कहाँ तक, लिमिट जो दे रखी है, बस सिंपल फंडा भी। सिर्फ हमने स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, फिर स्क्वायर रूट के अंदर पुट कर दिया, और ये आंसर आ गया। मैं दिखा सकती हूँ, ये आंसर इसका थर्ड क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 125। देखो क्या बोला इसने, द अप्लाइड इनपुट AC पावर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं। हाफ में हमें आउटपुट जो मिलता है वो हाफ मिलता है, इसलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें आउटपुट हर बार मिलता है, मतलब फुल टाइम मिलता है। तो वो दे रखी है हमें 100 वाट। द DC पावर आउटपुट, ये आउटपुट पावर है, ये इनपुट पावर है, ये 40 वाट दे रखी है। द पावर एफिशिएंसीज, तो बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 125। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आउटपुट कुछ भी, चाहे वो पावर की हो चाहे वो एनर्जी की हो, बाय इनपुट इंटू में परसेंटेज के लिए 100। तो इसने जो पावर दे रखी है आउटपुट, वो कितनी दे रखी है, 100 वाट। नहीं, इनपुट देखो दोबारा से दिखा सकती हूँ मैं, ये इनपुट है भाई, और ये देखो DC पावर आउटपुट, आउटपुट 40 है, ये 40 रखो, और P इनपुट जो है अपनी वो दे रखी है 100 वाट। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट 40 डिवाइडेड बाई इनपुट 100 इंटू में 100, 100 से 100 कट गया, ये आ गया 40%। बिल्कुल सिंपल, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ गया हमारा 40%, ये बड़ा, ठीक है। तो बिल्कुल एफिशिएंसी का फॉर्मूला ध्यान रखना, बस आउटपुट बाय इनपुट, मतलब एफिशिएंसी मतलब होता है कितना कोई भी डिवाइस कितना एफिशिएंट है, हमने आउटपुट कितना मिला विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, वही तो एफिशिएंसी होती है भी, हमने कितना इनपुट दिया था, हमें कितना आउटपुट मिला। परसेंटेज के लिए क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पर्सन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर दे रखा है। रीड ए बुक ऑफ स्मॉल फंड यूजिंग द मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस से उस जो छोटे छोटे अक्षर बुक्स के वो पढ़ रहा है, जिसकी कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी 5 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा, वी की और यू की वैल्यू दे रखी। नियरेस्ट फारसेस्ट पॉइंट निकालना हमें, एट विच ही कैन रीड
ए बुक वहन व्यू थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, हमें नियर और फार पॉइंट निकालना दोनों, और 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे रखी। देखो कैसे, जस्ट हमने क्या करना है, लेंस का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले 126 का क्वेश्चन है, हमें v की वैल्यू गिवन है भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है अपने को, कॉन्वेक्स। पहले जो डाटा गिवन होता है ना वो लिख लो, ताकि एक कंसेप्ट सा बन जाए, माइंड मैप बन जाए, क्या चीज़ गिवन है क्या निकालनी। कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सभी की वैल्यू पुट करो, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये निकालनी है हमें। तो वैल्यू पुट करो 1/f की 1/5, और ये हो जाएगी v की वैल्यू उधर होती है मतलब नेगेटिव, और 1/u। तो यहाँ से सोल्व करो, 1/u की वैल्यू इधर आ जाएगा पॉजिटिव, माइनस का 1/25, ये भी माइनस हो जाएगा। एलसीएम आया 25 है, तो ये माइनस का 1 और माइनस का कितना बना 5 ना इधर, क्योंकि 5 जब 25 तो 5 बन गया, -6/25। तो ये 1/u की वैल्यू आई है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 25/6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नियर पॉइंट आ गया जो उसने दे रखी v की वैल्यू उस पर। अब हमें फार पॉइंट भी निकालना है, तो यहाँ पे बना लेते हैं इसका सेकंड केस, जो फार पॉइंट निकालना है। फार का मतलब बहुत दूर, तो v की वैल्यू इन्फिनिटी, फार सबसे मतलब दूर का पॉइंट तो इन्फिनिटी भी। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी, 5 ना, हाँ 5, और ये हो गया 1/v मतलब 1/इन्फिनिटी, और ये हमें निकालना है। तो इसको इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी माइनस 1/5। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, 0 माइनस 1/5। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 सेंटीमीटर दोनों केसेस में। एक बार आंसर दिखा देती हूँ, एक बार बता दूँ। देखो v की वैल्यू दे रखी, f की दे रखी। लेंस की बात करें तो लेंस फॉर्मूला लगेगा, मिरर गिवन है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, यहाँ पे f की जगह f रखो, v की जगह v, u निकाल लिया सिंपल कैलकुलेशन से। ये हो गया नियर पॉइंट, ठीक है, जो इसने v की वैल्यू दी। फार पॉइंट इन्फिनिटी, सबसे दूर का पॉइंट, बस v की जगह इन्फिनिटी ले लो, वही फॉर्मूला लगाया, और ये देखो u की वैल्यू निकलाई। तो आंसर दिखा देती हूँ, -25/6 ये रहा, और -5 सेंटीमीटर ये रहा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है, हमारा फ़ायदा हुआ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए हिस्टेरिसिस लूप, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन नॉट बी, नहीं हो सकती। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जाई से। ठीक है, तो सभी को पता होगा जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको, तो हिस्टेरिसिस लूप बनता भी ऐसे। ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करते हैं, और उससे जो अपना मटेरियल है ना वो मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा। तो ये कह रहा है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है m/h। h क्या होता है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड किया, m मटेरियल जो है मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो देखो फर्स्ट केस देखो, जब एक बार मान लो कि मैग्नेटाइज है, हुआ ही नहीं है, मैग्नेटाइज स्टार्टिंग में तो मटेरियल है ही नहीं मान लो, तो m की वैल्यू 0 होते ही ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी अपनी 0। ठीक है, दूसरा h जो है, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 अप्लाई कर दिया, उस केस में ससेप्टिबिलिटी आ गई इन्फिनिटी, नीचे 0, 1/0 इन्फिनिटी। और तीसरे केस में क्या होगा, देखो सबको इसकी थ्योरी पता होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटाइज हुआ, एक टाइम होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो जाएगा और वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा कंप्लीट। देखो कुछ वैल्यू आ रही है, फिर मैग्नेटिक फील्ड हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइज होता बिल्कुल 0 आ जाएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट होगा। पहले उसकी वैल्यू नॉन जीरो थी, पहले 0 होगी फिर डीमैग्नेटाइज होगा। तो अपोजिट केस के कारण इसकी वैल्यू जो है ससेप्टिबिलिटी की वो नेगेटिव आएगी। इनके डायरेक्शन एक के अपोजिट हो गया ना, तो नेगेटिव। तो ससेप्टिबिलिटी 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी और नेगेटिव भी। क्या नहीं हो सकती, फिक्स वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी की फिक्स वैल्यू नहीं रहती, भी चेंज होती रहती है। तो इसने पूछा क्या नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए फिक्स वैल्यू। ठीक है, ये मैंने सोल्व करके इसमें लिख भी दिया था, यही डायरेक्ट है। तो आज के लिए 6 क्वेश्चन इतने ही काफ़ी हैं। थैंक यू।